तू मिल सका न हमको, तसल्ली तो मिल गई। तू मिल सका न हमको, तसल्ली तो मिल गई। आई बहार साख पे कली भी खिल गई। हर माथा हमको जिसका वो गुल खिला नहीं। हर माथा हमको जिसका वो गुल खिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेशन है वो ये और एक इसका दूसरा पार्ट आएगा। भारत जब आज़ादी के दौर में जब मॉडर्न हिस्ट्री का जो आधुनिक दौर आता है उसमें अब यही बचा हुआ है, भारत का संवैधानिक विकास लास्ट है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आएगा, उसका मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो अभी जो महामारी चल रहा है उसमें थोड़ा सा सभी लोग घर में रहे और बाहर निकलने बहुत कम निकले। ज़्यादा ज़रूरी हो तब जाए, नहीं तो कोशिश करें कि बहुत कम निकले। कब क्या किसको हो जाएगा कोई नहीं जानता है। सभी लोगों को सिर्फ अपना का पड़ा होता है। सभी लोगों को अपने मन की खुशी चाहिए, अपनी बात चाहिए, अपने मन के अकॉर्डिंग बात चाहिए जो उनको अच्छा लगता है। लेकिन दूसरों को क्या चाहिए और दूसरा के लिए क्या होना चाहिए, ये बात लोग नहीं सोच रहे हैं आजकल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी से बात करते हैं तो अगर आप 10 बात अगर बोलने का क्षमता रखते हैं तो आप अगर अच्छे इंसान तब होइएगा कि अगर आप 10 बात बोलते हैं तो 20 बात सुनने का हिम्मत रखिए और क्षमता रखिए, तभी आप एक अच्छे इंसान हैं। किसी के सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है पता है? जब कोई बोलता है, अगर आपको किसी को अपना बनाना है, कोई बोल रहा है उसका आप चुपचाप सुनिए, अगला को बोलने दीजिए, जितना मन है उसको बोलने दीजिए, लबर 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 जितना बोलना है बोलने दीजिए, आप सुनिए और आप एक सब कुछ सोच के 100 बात का एक बात में जवाब दें, ठीक है? वैसे ही जब लोग काम में रहते हैं, सभी लोग जो ड्यूटी आवर में रहते हैं या फिर जो जॉब करने वाले लोग हैं, उन लोगों को बहुत कम समय मिलता है अपना फैमिली के साथ समय बिताने का। तो अब समय वो आ गया है, अभी जो भी कोविड को लेकर 15 तक लॉकडाउन है, आगे बढ़ भी सकता है। तो अपने परिवार के साथ रहें और ज़्यादा मोबाइल से चिपके ना रहें। मोबाइल से उतना ही देर चिपके जितना ज़रूरी का काम है। नहीं तो बाथरूम में बैठ के नल खोल के आप बताइए कि हाँ ठीक है, कैसन है, सब ठीक है ना। तो यही होता है, देखते हैं बहुत लोगों को बाथरूम में बैठ जाता है, जब नलवा खोल देगा टोटियावा तब न आवाज़ मारेगा पनियावा का, तो आवाज़वा सुनाई नहीं देगा कि अंदर में कोनो बतियाइयो रहा है। वैसा नहीं होना चाहिए। आप मोबाइल से कम और अपने फैमिली से ज़्यादा बातचीत करें, क्योंकि फिर अगर जब काम शुरू हो जाएगा, आप जब काम करने, भगवान की कृपा से अगर कोविड चला जाएगा, टीका संपूर्ण होने के बाद, उसके बाद तो फिर काम है ही। फिर समय कहाँ है लोगों को बच्चे को समय देने के लिए या फिर अपने घर वालों को समय देने के लिए। तो जो भी है हंसी खुशी से बिताए। फिल्म ज़रूर 1-2 रोज़ देखें, कोई एक अच्छा जो धारावाहिक है, सीरियल है, उसको देखें और इन्जॉय करें आप लोग। चलिए, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और हाँ, लॉकडाउन स्टूडेंट का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो कल भी कमरा बंद करके पढ़ा है और आज भी वो कमरा बंद करके ही पढ़ता है। तो कभी भी यही नहीं सोचना है कि हम लॉकडाउन हो गए हम चले जाए घर। बहुत लोग भाग गया है, जो लोग बाहर पढ़ते थे भाग गया है लोग कि कोरोना धलेगा। रे तो घरे रहेगा तो तुम 75 आदमी है, कम से कम फैमिली में 5 आदमी होगा ना, कितना भी छोटा फैमिली है, 5 आदमी होगा, 5 लोग से मिलेगा। यहाँ तुम रहोगे अकेले या 2 आदमी से, तो ज़्यादा सेफ्टी कौन होगा? और यहाँ रहोगे घरे, क्या होता है पढ़ाई हमको पता है, हम भी स्टूडेंट हैं, नहीं हो पाता है घर पे, कोई ना कोई काम आ ही जाएगा या फिर आपका मन नहीं करेगा। यहाँ है कि आपको टेंशन है कि माँ बाप खर्चा कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, पैसा भेजते हैं, रूम रेंट देते हैं, पंखा है, बल्ब है, सब कुछ है, पानी यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए हम यहाँ क्यों आए हुए हैं? पढ़ने के लिए। तो पढ़ाई पे विशेष ध्यान देंगे। और एक बात और जान ले, सरकारी नौकरी कितना ज़रूरी है। आजकल फेसबुक पर देखते होइएगा, मंगरैला की तरह करिया करिया लड़का रहता है और लड़की सब एकदम चाइनीज़ की तरह, कश्मीर की तरह गोर गोर रहती है।
तो समझ लीजिए उतना ही नहीं, सिर्फ शादी ही नहीं, अगर अभी जो बिजनेसमैन लोग हैं या फिर जो प्राइवेट में जॉब है, वो कंपनी बंद है, काम बंद है, तो लोग घरे आ रहा है मजदूर लोग, लेकिन जो सरकारी जॉब वाला है उसको सैलरी मिलेगा, एनी हाउ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा याद रखें, सरकारी नौकरी एक जंग है और उस जंग को बड़ी आसानी से हराया जा सकता है, वह मैच्योरिटी आना चाहिए। पहले बहुत दिक्कत होता था, पता ही नहीं चलता था कि साला परीक्षा में क्वेश्चनवा कहाँ से पूछ रहा है। परीक्षा में बैठता था लोग तो बैठते थे तो पता ही नहीं चलता, अरे ये तो पढ़े हुए थे लेकिन क्वेश्चन आया कहाँ से। लेकिन धीरे धीरे आप जब पढ़ते हैं, जितना किताब के करीब जाते हैं, जितना आप स्टडी से लगाव रखते हैं, वो दिक्कत आपका सिर्फ लगाव से ही दूर हो जाएगा। आप पढ़ रहे हैं कितना, वो सब मतलब जितना देर आप किताबों के साथ हैं, कुछ ना कुछ तो करिएगा ना, तो आपके पास वो मैच्योरिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए विशेष बात पर ध्यान नहीं देते हैं। अब भारत का जो संवैधानिक विकास है, लाइक करना मत भूलिएगा, भूल जाते हैं आप लोग। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है कैसे हुआ, क्या हुआ, तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि सन 1600 ईस्वी में जो ब्रिटिश की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने 15 साल का एक पत्र बना के दिया था, एक रिपोर्ट जारी किया था। उसमें कहा था कि जाइए आप भारत के पूर्वी क्षेत्रों में आप जाकर व्यापार करें, व्यापार को मंजूरी दिया कि जाकर आप वहाँ पे व्यापार करें, व्यापारियों को। यहाँ पे लोग व्यापार करने आया, व्यापार करते करते यहाँ पे व्यापार के अलावा वह प्रशासनिक कार्य अपने हाथों में उठा लिया। बक्सर और जो यहाँ का एक और जगह था, बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद संपूर्ण भारत की शक्ति अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में, और वह भारतीयों का शोषण करना प्रारंभ कर देता है। शोषण करते करते इतना करता है कि यहाँ राज करना प्रारंभ, व्यापार छोड़ के प्रशासनिक कार्य करना, प्रशासन करने लगता है और प्रशासन चलाने लगता है, साथ ही साथ शोषण करने लगता है। और धार्मिक, आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक क्रियाकलाप में भी, यहाँ तक कि जो जनजाति लोग हैं उन लोगों को भी नहीं छोड़ता है अंग्रेजवा सब, और दखल अंदाजी करना प्रारंभ कर देता है। अब लोग सोचता है, भारत के लोग उस समय जो बुद्धिजीवी लोग थे यहाँ पे बहुत कम थे, लेकिन जब महात्मा गांधी का दौर शुरू होता है, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव, सभी लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सभी लोग जो है एकजुट होकर एक राष्ट्रवाद को जन्म देने का काम करते हैं। और वह राष्ट्रवाद इतना भयावह रूप से उत्पन्न होता है कि अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ता है सब कुछ छोड़कर। बहुत लोग अर्जी का भी काम करते हैं इसमें। हमारा भारत देश इतना सुसज्जित है कि हम क्या कहें। यहाँ पे सभी लोग पहले हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमको, जबकि कोई गलती नहीं फिर भी हाथ जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल के लोगों को गलती करके लोल चलाने का आदत होता है, लबर लबर बोलने का आदत होता है, और मैंने उसको लगता क्या है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, हमारा मन में जो चल रहा है वह सही है, ठीक है ना, हमारे मन में जो चल रहा है वह हो रहा होगा। अरे पिताजी ज्योतिष थे क्या, हैं क्या कहें हम, ठीक है। तो शोषण करते करते हम भटक गए थे, तो शोषण करते करते 1857 की क्रांति उत्पन्न होती है। मंगल पांडे सबसे पहले इसका ये करते हैं और उसके लिए फांसी चढ़ते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद जो भी अराजकता फैलता है, और यहाँ से जो एक चीज़ और बता दें 1857 की क्रांति से पहले कि जो यहाँ से लूटपाट करना प्रारंभ कर देता है अंग्रेजवा सब, यहाँ से लूटपाट करके सब ब्रिटेन में चल जाता है, ब्रिटेन लेके जाता था सब, ब्रिटेन वाला सब इसको सबको हे दृष्टि से देखता था, खराब नज़र से देखता था कि क्या यार वहाँ का, अरे ब्रिटेन कोई खराब आदमी सब नहीं था, लेकिन कुछ लोग वहाँ का था जिसको लालच था, वो सब ये कर दिया था। हालांकि महारानी भी खराब नहीं थी, लोग का सोच अच्छा था। 1857 की क्रांति के बाद होता यह है कि जो ब्रिटिश क्राउन है, महारानी, सारा सब कुछ कानून नियम अपने हाथों में ले लेती है, ठीक है। और 1857 से पहले जो भी महारानी नियम लाती है, जो एक नियम कानून लाती थी भारत के लिए, कंपनी के लिए, वह एक्ट कहलाया। और 1857 के क्रांति के बाद जब ब्रिटिश क्राउन सारा शक्ति अपनी हाथों में ले ली तो वह अधिनियम कहलाया। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो क्या था वह स्थिति और कैसे यह संवैधानिक विकास प्रारंभ होता है, इसको हम देखने का कार्य करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। क्या था यह, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटेन में कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, जो एक निवेशक समूह था, ध्यान से सुनिएगा, ब्रिटेन में कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर
और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दो समिति का गठन किया गया। कहाँ पर? ब्रिटेन में। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कै गो था? 24 गो सदस्य था। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो 24 सदस्य था ना, ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर ही नियुक्त करता था। और यही कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के माध्यम से यह ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम करता था। ठीक है। और इसी में से एगो अध्यक्ष होता था, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में से एगो अध्यक्ष होता था। तो वो अध्यक्ष जो होता था वो कंपनी पर पूरा नियंत्रण रखता था। ठीक है, अध्यक्ष कंपनी पर पूरा नियंत्रण रखता था। और साथ ही कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी होता था कोर्ट ऑफ, ये अध्यक्ष होता था जो कहाँ का अध्यक्ष था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का 24 सदस्यों में से एक अध्यक्ष बनाया जाता था। किसके द्वारा बनाया जाता था? आखिर ये 24 सदस्य था तो नियुक्त कौन करता था इसको 24 को? तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर नियुक्त करता था इसको। इसी के माध्यम से ये अपना काम करता था और ये बैठ के ब्रिटेन में देखा करता था। क्लियर? चलिए, अब क्या होता है कि अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल का जो नाम देते थे हम लोग, बंगाल के गवर्नर जनरल, तो अब बंगाल के गवर्नर जनरल को समाप्त करके सिर्फ कहा गया गवर्नर जनरल। तो इसको समाप्त करके गवर्नर जनरल कहा गया। अब पहला गवर्नर जनरल जो बने वो वारेन हेस्टिंग्स थे। क्लियर हो गया? पहला गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग्स, जिसका समय है 1773 से 1785। क्लियर हो गया? समय कितना है? 1773 से 1785। एकदम कॉन्सेप्ट तनको दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, हम इसको सुधार करेंगे। अब देखिए, अब एक और नियम लाया है। पहले क्या था कि बंगाल, मद्रास और बम्बई बहुत बड़ा प्रेसिडेंसी हुआ करता था, प्रांत था वो। अभी जैसे स्टेट है ना, राज्य है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बहुत जगह है। उसी समय बंगाल, मद्रास और बम्बई तीन को प्रेसिडेंसी था और वहाँ तीनों जगह पर अलग अलग गवर्नर जनरल हुआ करता था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग में क्या किया गया कि ये तीनों के मालिक एक वो हेस्टिंग्स बन गया कि अब जो भी भारत में ये तीनों सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी था, तो तीनों के मालिक कौन? अब गवर्नर जनरल होगा। तो तीनों का मालिक हेस्टिंग्स को बनाया गया। क्लियर? चलिए, अब क्या हुआ कि अब क्या होता है कि अब गवर्नर, अब जब इतना बड़ा चीज़ को हाथ लगा हेस्टिंग्स को, तो भाई अब तो इतना चीज़ दे दीजिएगा तो सनक नहीं जाएगा, जे मन में आएगा से करना शुरू कर देगा, लूटपाट शुरू कर देगा। तो कहा सरकार, ब्रिटिश क्राउन कहा कि नहीं, अब क्या है कि अब 4 गो सदस्य कमेटी का बैठक होगा। 4 गो सदस्य कमेटी का बैठक करवाएंगे। अकेले ही रहेगा तो सब खा जाएगा, खौआ है समूचा खा जाएगा। इसको सब देख लिया था इससे पहले वाला में। ठीक है, तो कहा कि भाई 4 गो सदस्य का कमेटी गठन होगा, वही चारों सदस्य आए वो गवर्नर जनरल मिला के 5 गो, अरे 4 गो सदस्य हुआ एगो गवर्नर जनरल, कै गो हो गया? 5 गो हुआ। ये पांचों मिलकर जिधर बहुमत के आधार पर वोटिंग होता था और बहुमत के आधार पर जो भी निर्णय होता था वाइस इसका गवर्नर जनरल का, वह निर्णय को फुलफिल किया जाता था और पारित माना जाता था। आज भी अगर हमारे संसद में जो हम लोग देखते हैं कि बहुमत पारित होता है, इतना पारित हो गया, उतना बहुमत पारित होता है ना हमारे संसद में, लोकसभा राज्यसभा में, तो वह आज भी हम उसी नियम का प्रयोग करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का ही प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, अब क्या हुआ? अब यही हुआ कि अब इसमें क्या होता था कि 4 गो सदस्य का गठन किया गया। इसमें था कि 3 गो व्यक्ति, 4 गो मिला के 4 गो ही एगो गवर्नर जनरल, 5 गो हो गया। तो जिधर 3 सदस्य अधिक हो जाता था उसका बहुमत हो जाता था। तो मान लेते हैं कभी कभी गवर्नर जनरल को छोड़ दीजिए आप, तो 4 गो सदस्य है तो बराबर हो गया, दू गो बहुमत पारित हुआ। तो जेने बगल गवर्नर जनरल चल जाता था उसका सरकार, उसका मतलब वो बहुमत पारित हो जाता था। वो जो बहुमत होता था, जिधर गवर्नर जनरल चल गया था उधर 3 गो हो जाता था, इधर 2 गो, तो पारित समझा जाता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि 4 गो लोग था ना, तीनों एक बगल हो गया। वो लोग चारों में से, मेन तो गवर्नर जनरल था, लेकिन चारों में से अगर तीनों एक बगल हो गया तो इन्हें कहा वो गवर्नर जनरल एगो बच गया, बचल था। तो 2 गो होता था तो गवर्नर जनरल का इसमें थोड़ा सा पावर कम था, तो 3 गो अन्यकारी हो जाता था, तो उसी वही का ना बहुमत मिलेगा, वही ना पारी समझा जाएगा। लेकिन इधर जो 2 गो बच गया, इसको नहीं होता था, तो कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल का शक्ति कम था इसमें। क्लियर? हाँ, ये निर्णय साबित समझा जाता था। ठीक है, 3 व्यक्ति एक ही निर्णय साबित समझा जाता। चलिए, अब क्या होता है कि 1774 में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में
कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट बना, दिल्ली का नहीं, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट पहली बार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 1774 में। कोना एक्ट में देखिए, कन्फ्यूजिए मत, कभी कभी होता क्या है कि पूछ देता है कि साल पूछ देता है कि कहिया हुआ था। तो 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में, कोना एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्लियर। अब पहिलका जज थे न्यायाधीश, पहिलका न्यायाधीश कौन? मुख्य न्यायाधीश। तो पहिलका मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें सर एलिजा इम्पे। 1774 में जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना, स्थापना किया गया, उसके पहले अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश का, तो सर एलिजा इम्पे थे और 3 गो अन्य थे। क्लियर, 3 गो अन्य भी था। ठीक है, चलिए अब आते हैं 1704। अब देखिए इसमें समझ गए समूचा बात, समझ गए ना। चलिए ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इसको, आप एक बार फिर से देखेंगे, पूरा क्लियर है। ठीक है, अब आइए 1784 का पीट सिंधिया एक्ट 1784 का। हम क्या कहे थे शुरू में कि 1857 के क्रांति के बाद जाएंगे तो सारा एक्ट कथी में बदल जाएगा? अधिनियम में ना, कहे है ना। अभी देखिए 1784 है तो एक्टे होगा। अब क्या है, देखिए भैया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया है बाबू, किसके जैसा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जैसा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 को ना रहता था, लेकिन ए में 6 को था। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एगो नया आ गया। भाई था क्या, इसको आने का रीज़न क्या था? तो इसमें 6 सदस्य रहता था। ठीक है, यही में से एगो कोई अध्यक्ष मान लिया जाता था, जो अध्यक्ष कहाँ का होता था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। समझ गए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्य था कोना अधिनियम एक्ट में, 1784 के पीट सिंधिया एक्ट में। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आता है, 6 सदस्यीय था, उसमें से एगो को अध्यक्ष बनाया जाता था, जो कौन था? जो होता था ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो भी सदस्य था उसमें का एगो सदस्य होता था, एक आदमी रहता था। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें से क्या है कि अब गवर्नर जनरल को पद पर रखना है कि हटाना है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में आ गया। अब सोचिए, यहाँ फिर गवर्नर जनरल कमजोर पड़ गया। अभी भाई काहे हटाएगा? तो इसको यह अधिकार दिया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह अधिकार दिया गया कि कोई भी ऐसा काम गवर्नर जनरल करे, वो बात अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अच्छा नहीं लगे, उसके अध्यक्ष को अच्छा नहीं लगे, तो वो हटा देगा, वो गवर्नर जनरल को हटा देगा वहाँ से। तो इसीलिए क्या होता है कि अब गवर्नर पद को रखना है कि हटाना है, यह किसके हाथों में चला गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में चला गया। अब देखिए एक चीज़ और, लेकिन गवर्नर जनरल के लिए एगो फायदा वाला काम हुआ। इतने का इतना गड़बड़ काम कर दिया, लेकिन गवर्नर जनरल को एगो फायदा हो गया कि एहने कारी 73 वाला में क्या था? 4 सदस्य था ना भैया, पढ़े थे ना यहाँ पर, किधर गया? यहाँ पे 4 सदस्य था, एगो गवर्नर जनरल मिला के 5 था। लेकिन यहाँ कहानी खत्म था, यहाँ कहा कि 4 सदस्य न रहेगा। अब 1784 वाला में कहा गया कि 4 सदस्य अब नहीं रहेगा, अब मात्र जो है 3 सदस्य रहेगा। तो 3 सदस्य मतलब बुझ रहे हैं, 3 सदस्य एगो गवर्नर जनरल, तो कै गो हो गया? 4 हो गया। अब कितनों कुछ करेगा तो 2 एने होगा, तो जिन्ने गवर्नर जनरल जाएगा उधर वह पारित समझा जाएगा, वह बहुमत को पारित समझा जाएगा। बात क्लियर हो गया? तो यही था यहाँ पर। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही है। एक तो यहाँ पे इसका बढ़िया से ले लिया, और यहाँ पर जो है एक तनका सानी छुरी धरा दिया इसको गवर्नर जनरल की, चलो भाई ये वो तुम कहला उदास रहेगा, 3 के यहाँ पे कम से कम तुम अपना सरकार बरकरार रखना, तो अपना बात को बरकरार रखना। चलिए अब 1786 का संशोधन अधिनियम। 1786 का संशोधन अधिनियम क्या कहता है? सबसे पहले 1773, 1784, अब 1786। ये देखिए, ये बेसिकली आया था कर्नवालिस को मद्देनजर आया था, मैंने लॉर्ड कर्नवालिस को देखते हुए ध्यान में रखकर यह 1786 का जो एक्ट है वह आया। ठीक है, भारत के प्रशासनिक का जनक अगर हम कहें तो कर्नवालिस को ही माने जाते हैं। पुलिस सेवा का जनक भी पूछा जाता है तो लॉर्ड कर्नवालिस ही माने जाते हैं। तो कर्नवालिस को मद्देनजर आया था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मैं गवर्नर जनरल को देखिए छुरी के छोड़ के अब आलू बम धरा दिया। अब क्या कर रहा है कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति नियुक्त कर दिया। मैंने बुझ रहे हैं, मुख्य सेनापति कौन होता है?
अभी सेनापति कौन है बताइए? अभी सेनापति कौन होते हैं? जो पूरा सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों पर नियंत्रण रखे, ठीक है, वह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किया गया कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति बना दिया गया, यानी प्रशासनिक सेवा के साथ साथ अब सैन्य शक्ति भी अब गवर्नर जनरल के हाथों में आ गया। माने समझ रहे हैं बात को, कुछ कर सकता था ये। तो प्रशासनिक और सैन्य दोनों का हेड बना दिया है किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया ही, लेकिन साथ साथ गवर्नर पूरा पद को ना बना दिया भैया, पूरा पद को बना दिया। अब क्या किया कि सुन लीजिए, अब इसमें एक चीज और किया गया कि एक परिषद का निर्णय किया गया। ठीक है, एक परिषद का निर्णय किया जो नापसंद करने पर उसको रद्द किया जा सकता था। देखिए अब क्या है कि जो भी परिषद हुआ करता था उस परिषद को अगर पसंद नहीं आए वह परिषद, तो यह गवर्नर जनरल उसको रद्द कर देता था। ठीक है, वो इतना खास नहीं है, तो इतना ही चीज़ समझ गए बेसिकली। अब 1793 का चार्टर एक्ट, फिर से 1700 याद कीजिए, 1773, 1784, 1786 या 1793। अब देखिए क्या हुआ है, इसमें शासन को 20 साल के लिए, देखिए ऊपर कर दिए हैं, बढ़ा दिया गया। शासन को 20 साल बढ़ा दिया गया, 20 साल बढ़ा दिया गया। अब क्या होता है, साथ ही साथ गवर्नर को बंगाल, मद्रास, बंबई का पर्यवेक्षक बना दिया गया। कहीं ना कहीं गवर्नर को पूरा अधिकार मिलने लगा। और देख रहे हैं यहाँ पर प्रशासनिक अधिकार था इसके पास, सैन्य अधिकार था, अब यहाँ से पर्यवेक्षण करने का भी अधिकार हो गया। माने सब कुछ पर्यवेक्षण, माने समझ लीजिए कि पूरा शक्ति जो है बंगाल, मद्रास और बम्बई का गवर्नर जनरल के हाथों में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। 1813 वाला में जानेंगे क्या है। ठीक है, इसमें था शासन को फिर 20 साल के लिए बढ़ा दिया आगे। ठीक है, और कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया। माने बुझ लीजिए बात, 1713 का कहा 1813 का कहानी क्या है। हुआ यह था कि 1813 में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का दौर चल गया था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल गया, वहाँ पे बहुत बड़ा उद्योग धंधा होने लगा। और साथ ही साथ यह कह दिया गया ब्रिटेन के और नागरिकों को कि आप जाकर भारत में, सिर्फ हम ही नहीं, भारत में आप लोग भी जाकर व्यापार कर सकते हैं। विशेष रूप से कोई भी जाकर व्यापार कर सकता है। एकाधिकार समाप्त। पहले क्या था कि केवल कंपनी ही भारत पर राज कर सकती थी, लेकिन अब कोई भी जाकर वहाँ पर व्यापार कर सकता है भारत में। तो एकाधिकार को समाप्त करने का काम किया और एक चीज़ को, दो चीज़ छोड़ दिया गया। कहा गई चाय और चीन के साथ व्यापार आप नहीं करेंगे, बाकी कोई भी व्यापार आप भारत में जाकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एकाधिकार समाप्त हुआ 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, चाय चीन को छोड़कर हम बता ही दिए आपको। अब क्या होता है कि इसी में एगो लालच दिया गया भारतीयों को, कि कहा गया कि भारतीय शिक्षा पर हम काम करेंगे, हर साल 1-1 लाख रुपया भारतीय जो शिक्षा है उस पर हम खर्चा करेंगे। लेकिन ये दिखावा था। दिखावा इसलिए था कि थोड़ा बहुत विरोध होने लगा था भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश का, तो इसके लिए सहानुभूति को जागृत करने के लिए कि हाँ, भारतीय यह कहे कि अरे हमारी शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्चा कर रहा है, सिर्फ सहानुभूति को पाने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्चा। लेकिन यह जो है वो अंग्रेजी सरकार को खुद ब खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया कि लोग यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ लिए, भारत वाला लोग। अब पढ़ाता था, सिर्फ भारतीय थोड़ी पढ़ता था, जो व्यवस्था था, जो स्कूल था, जो जगह था पढ़ाई का, उसमें क्या होता था कि अंग्रेजों के बेटा बेटी सब पढ़ता था। तो पढ़ता था तो गलत सलत थोड़े पढ़ाएगा, वर्ल्ड का चीज़ पढ़ाने लगा। सब कुछ किस तरह से आंदोलन होता है, किस प्रकार राष्ट्रवाद जागृत होता है, किस प्रकार एकजुटता होता है, कैसे स्वतंत्रता मिलता है, सब कुछ जब पढ़ लिया तो अब 200 साल तक भाई राज किया था, ऐसी थोड़ी हुआ है। तो सब कुछ पढ़ने के बाद क्या हुआ, अब तो भारतवासी जान गए कि कैसे देश आज़ाद होता है। तो कुल्हाड़ी अपने पैर पर मारा है ना। सब कुछ जान गए, विदेश में कैसे लोग रहता है। उस समय रूस का क्रांति हुआ था, बहुत सारा क्रांति हुआ था, ठीक है ना। तो विदेश में भी बहुत सारा जो स्वतंत्रता को लेकर क्रांति हुआ, उसको मद्देनज़र लोग यहाँ पे समझ गए और तब यहाँ का लोग लगा बवाल मचाने। ठीक है, ये हो गया। चलिए
तो सहानुभूति के लिए 1 लाख रुपया खर्चा किया। उसके साथ ही यह 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें एक और काम किया गया कि ईसाई मिशनरी जो था उसको भारत आने का छूट दे दिया गया कि आप जाइए धर्म प्रचार के लिए आप आ सकते हैं। और वो देश था भारत वाला का, आई अंग्रेजवा उसको ऑर्डर देता था कि आना है कि नहीं आना है, निर्णय वो करता था। तो ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दे दी गई। याद रखें कब? 1813 के चार्टर एक्ट में। अब आइए 1833 वाला में, समझ में आ रहा है? 33 में देखिए कंपनी 20 साल और बढ़ गया। कंपनी का जो समयावधि था वो 20 साल के लिए इंक्रीज हो गया, 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और में वो बड़ा बढ़िया काम यह भी किया गया, चाय चीन वाला मुद्दा समाप्त। चाय पत्ती भी पीजिए, खूब चाय बेचिए, और चीन के साथ भी आप व्यापार कर सकते हैं खुलकर। कोई एकाधिकार का कहाँ समाप्त, एकदम ध्यान रखिए, एकाधिकार समाप्त हुआ था 1813 में ना। 1833 में देखिए 20 साल के बाद कहा गया कि अब चाय चीन वाला कहानी खत्म है, अब मुक्त व्यापार हो गया, मुक्त व्यापार। ठीक है। एक चीज और, जाति वर्ग के आधार पर कुछ भेदभाव किया जाता था सरकारी नौकरी में। ठीक है, वो सब समाप्त कर दिया गया कि जाति वर्ग सब कुछ है, सरकारी चयन में कोई भेदभाव नहीं होगा, यह 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया था। साथ ही साथ बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया था 73 वाला में कहा गया था ना, उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया था। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। हम स्वतंत्र भारत नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का जो काम करता है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बनता है। क्लियर? अब क्या होता है कि जो 3 सदस्य था यहाँ पर, 3 सदस्य था ना यहाँ पर 1784 वाला में 4 था, तो वो हटा दिया, गवर्नर जनरल को छुरछुरी धरले था। वो में कहता है कि 3 सदस्य था, अब वो 3 सदस्य में एगो विधि अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। कौन? एगो विधि अधिकारी नियुक्त कर दिया गया गवर्नर जनरल से पूछने के लिए। गवर्नर जनरल से वो कुछ पूछ सकता था, कुछ राय दे सकता था वह कि भाई आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ये दिक्कत होगा। लेकिन यह बात गवर्नर जनरल मानेगा कि नहीं मानेगा वह गवर्नर जनरल पर निर्भर करता था। ठीक है, 3 सदस्य विधि सदस्य हो गया, और वो मानेगा कि नहीं मानेगा यह किस पर निर्भर करता था? यह निर्भर करता था गवर्नर जनरल पर कि वह विधि अधिकारी का बात माने या ना माने। और पहला विधि अधिकारी कौन बना पता है? लॉर्ड मैकाले। पहला विधि अधिकारी बनने का काम लॉर्ड मैकाले करते हैं। ठीक है। और एक चीज और है इसमें लास्ट कि 1843 में दास प्रथा का अंत होता है। ठीक है, 1843 में दास प्रथा का अंत हो जाता है। तो वह यह प्रश्न पूछता है कि किस चार्टर एक्ट में दास प्रथा का अंत हुआ? तो 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा का पूर्ण रूप से अंत हो जाता है, और उस समय गवर्नर लॉर्ड एलनबरो थे। ठीक है, तो हम आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से हमने सब कुछ बताया डिटेल्स में, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को 1-2 बार और देखें, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए ताकि थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। और यह हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। 1-2 बार और देखेंगे, और इसका एक वीडियो और आएगा, उसका मॉडर्न हिस्ट्री पूरा तरह से क्लियर है। आप इसको प्लेलिस्ट में पूरा पढ़ा हुआ है, 42 से 40 को वीडियो आप देखें। धन्यवाद।